साल इसी माह में 38% महंगाई थी, अब वो 11% पे आ गई है। यानी 38% से ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन जो है उसका 11% पे आ जाना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और पिछले माह अगर आप अप्रैल से कंपेयर करें तो अप्रैल में महंगाई की शरह, अफरात ज़र की शरह 17.34% थी और इस माह वो 11% पे आई है। और जो प्रिडिक्शन की जा रही थी, जो फिगर्स दिए जा रहे थे, ये उससे कहीं ज़्यादा कमी वाक़ई हुई है। उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है कि 17 से 13% पे आ जाए। जो मुल्क के नामवर इदारे हैं, मालियाती इदारे, जो मुल्क के इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कह रहे थे कि जी अप्रैल में 17% है तो मई में महंगाई जो है वो 13% पे आ जाएगी। मगर तवक्कुआत के बरक्स ये एक खुशगवार जो है वो पेशरफ्त है कि वो 13 नहीं 11% पे आ गई महंगाई। तो मैं समझता हूँ कि ये फूड इन्फ्लेशन को आप देख लें, खाने पीने की अशिया में जो एक महंगाई पाई जाती थी उसमें वाज़े कमी वाक़ई हुई है। और दर्जा बदर्जा शहरों में, देही इलाकों में, हर जगह पर इसका इम्पैक्ट आया है। और अगर आप कंपैरिजन करें पिछले एक साल के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि महंगाई में इतनी कमी कभी भी वाक़ई नहीं हुई थी। और इसकी वजह क्या है? ये जो तमाम मैंने आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे हैं, ये बाकायदा रिकॉर्डेड हैं। पाकिस्तान जो इदारा शुमारियात है उसकी तरफ से जारी करना है। इसकी वजह यह है कि एक संजीदा हुकूमत जो है वो मुल्क के अंदर मौजूद है और वो इक़दामात कर रही है अवाम की भलाई के लिए। पेट्रोल को आप देख लें, एक माह के अंदर पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये कमी हुई है, 25 रुपये। और अब आगे किरायों में कमी होगी, ट्रांसपोर्ट के जो किराए हैं उसमें कमी वाक़ई होगी। जो खाने पीने की अशिया की अफरात ज़र है वो पहले ही नीचे आ चुकी है। तो ये इसीलिए मुमकिन हुआ है कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया गया, रुपया मुस्तहकम हुआ। जब मैं एक्सपोर्टर्स की बात कर रहा था कि जब एक्सपोर्टर कोई रेट तय करते थे तो 10 दिन के अंदर रुपये का जो कदर थी डॉलर के मुकाबले में वो और ज़्यादा गिर जाती थी। अब अल्लाह का शुक्र है कि रुपया मुस्तहकम हुआ है, बाहर से रेमिटेंसेस बढ़ी हैं और हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो तजारती खसारा है, उसमें कमी वाक़ई हुई है। आईटी एक्सपोर्ट्स में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। तो ये तमाम इशारे जो हैं ये किस तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर महंगाई भी कम है, मुल्क के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, किसी ज़माने में हमारे पास बहुत कम कवर होता था 15 से 20 दिनों का, अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 माह का कवर हमारे पास मौजूद है। तो ये तमाम तर चीज़ें, इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ईज़ ऑफ बिजनेस बढ़ेगा। जो कारोबारी तबका है मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर, उनकी हौसला अफजाई होगी। जो बाहर दौरे हो रहे हैं उससे जो इन्वेस्टमेंट है उसको ज़्यादा फ़रोग मिलेगा। तो ये मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं और ये बड़ी कलील मुद्दत के अंदर आई हैं। और देखिए मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते थे, मगर अल्लाह का शुक्र है कि वज़ीर आज़म साहब की तरजीह ये है कि जो कम आमदन वाला तबका है उस पर कम से कम बोझ डाला जाए और अशराफिया पे ज़्यादा से ज़्यादा बोझ डाला जाए, जो इसकी सकत रखते हैं, जो बर्दाश्त कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बजट के हवाले से भी मुशावरत जारी है, आज भी उस पर मीटिंग हो रही है। तो ये मुल्क के अंदर एक जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है, एक जो माहौल है, ये साजगार है, ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए, बिजनेसमैन के लिए, बल्कि ओवरऑल एक आम आदमी की ज़िंदगी भी बेहतर हुई है। और देखिए महंगाई में इतनी कमी, तवक्को के बरक्स वाक़ई होना, ये अल्लाह ताला का करम है। और इस पर मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जो पॉलिसी है कि उन्होंने पहले दिन आते ही अखराजात कम किए, अभी तक काबीना जो है वो तनख्वाह नहीं ले रही, अखराजात में कमी की। ना सिर्फ अखराजात में कमी की, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ की जो प्राइवेटाइजेशन है, निजकारी है, उस तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। जो टैक्स का हदफ है, आप देखें कि 15 अरब रुपया ज़्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ मई के महीने में। FBR का जो टारगेट था, FBR ने उस टारगेट को एक्सीड किया। लोग कहते थे कि जी ये हो नहीं सकता कि टैक्स रिफॉर्म आ जाए। अब FBR की डिजिटलाइजेशन हो रही है, जदीद बुनियादों पे उसको डिजिटाइज़ किया जा रहा है और उसमें फ़ॉरेन फंडिंग है जिसके ज़रिए उसको डिजिटाइज़ किया जा रहा है। और उसमें वर्ल्ड बैंक की भी शराकत दारी है, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है। तो ये टैक्स रिफॉर्म्स पहले दिन से वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे थे, जब भी वो खिताब करते हैं, बात करते हैं, तो उन्होंने हमेशा मईशत के हवाले से इस्लाहात की बात की है
कि हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं और उसके समरात मिलना शुरू हो गए हैं। तो कौम से ये भी अपील करते हैं कि दुआ करें कि चीन का दौरा जो है वो कामयाब तरीन दौरा रहे और कौम के लिए वहाँ से बड़ी खुशखबरी लेके आएँ और जो MOUs वहाँ पे साइन हों वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचें। और हम इस पे वज़ीर आज़म साहब ने उस दिन भी सुबह 7 बजे मीटिंग की, जिस तरह यहाँ पे डेंगी के दौर में मीटिंग्स होती थी सुबह 6 बजे उठ के, तो वफाकी हुकूमत को भी थोड़ा झंझोड़ा थोड़ा जगाया है। 7 बजे मीटिंग की है और तमाम सेक्टर्स की खुद ब्रीफिंग ली है कि तैयारी भरपूर होनी चाहिए कि जब हम किसी मुल्क जाएं तो उनको पता लगे कि पाकिस्तानी पूरी तैयारी के साथ आते हैं, इसी में हमारी इज्जत है। तो ये जो दौरा है 4 रोज़ा दौरा, इसमें मैं समझता हूँ कि बड़ी तवक्कुआत भी हैं और जिस तरह मैंने बताया कि बहुत बड़ा बिजनेस डेलीगेशन भी PM के हमरा जा रहा है, तो उससे भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर्स आएंगे। आप स्टॉक मार्केट को देख लें, हर रोज़ नया रिकॉर्ड बन रहा है। स्टॉक मार्केट में जो पॉइंट्स का इजाफा है गैर मामूली इजाफा है। और देखिए ये तमाम तर चीज़ें आपस में मुताबिकत रखती हैं। पेट्रोल की कीमत में कमी हो, महंगाई जो कम हुई है, एक रिकॉर्ड कमी उसमें वाक़ हुई है, वो 11% पे आ गई इस महीने। फूड इन्फ्लेशन में कमी वाक़ हुई है, 38% से महंगाई 11% पे आना हो 74 साल में। बहुत कम आपको ऐसे इंस्टेंसेस मिलेंगे कि जहाँ पे इतनी जल्दी महंगाई जो है वो कम हुई हो, यानी पिछले साल 38% थी 11% पे आ गई है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज हो, तजारती खसारे में कमी हो, IT एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो, रुपए की कदर का मुस्तहकम रहना हो, ये तमाम तर चीज़ें इसलिए हैं कि एक संजीदा हुकूमत है जो अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी लाना चाहती है, जो तमाम ममालिक के साथ अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात चाहती है, जो सरमायाकारी को फ़रोग़ देना चाहती है, जो पाकिस्तान में बिज़नेस सेक्टर को बढ़ाना चाहती है। तो ये तमाम तर फैक्ट्स थे जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। और मैंने आज सियासी बात नहीं की क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इतनी बड़ी खुशखबरी है महंगाई वाली, उसके साथ साथ चीन का दौरा है, तो कभी कभार सेलिब्रेट भी करना चाहिए। यानी हर वक्त जो है वो मनफी खबरें भी आ रही होती हैं, जी क्राइम रेट में इजाफा हो गया, जी फ़लाँ जगह फ़लाँ वाक़या हो गया जी। तो मैं ये समझता हूँ कि हम सेलिब्रेट करना भूल गए हैं कौम के तौर पे। अब देखें ना, क्रिकेट में हम एक नई टीम लेके आए हैं, जो ट्रांसमिशन जो है वो चलेगी क्रिकेट की, हमने एक लुक चेंज किया है और बैरून मुल्क से 1-2 लोगों को हम लेके आए हैं। तो हम क्रिकेट को भी सेलिब्रेट करेंगे, वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, और कौम को खुशखबरियाँ भी सुनाएंगे मईशत के हवाले से भी, बैरूनी दौरों के हवाले से भी। तो हंसना भी चाहिए, मुस्कुराना भी चाहिए, और इस तरह की जो खुशियाँ आती हैं इनको सेलिब्रेट भी करना चाहिए। एक एक करके कर लेंगे। देखिए दूसरा एक ट्वीट का बड़ा रौला पड़ा हुआ है, वो समझ नहीं आ रही कि कर किसने किया उसके ऊपर, चूंकि आप वज़ीर इत्तलात हैं तो क्या उसके ऊपर कोई प्रूव होगा और वो पता चलेगा कि असल बंदा कौन है उसके पीछे? बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। देखिए मैं ये समझता हूँ कि CPEC के हवाले से ये उसका एक अगला फेज़ समझिए इसको, कि वज़ीर आज़म का बहुत फोकस रहा है चीन के साथ ताल्लुकात है। वो वज़ीर आला पंजाब भी थे, तो हमेशा चीन के साथ एक बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। और मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं, उन्होंने 2014 के अंदर जो मुआहदे साइन किए थे और $64 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई थी, मैं समझता हूँ कि CPEC जितनी तेज़ी से मियाँ नवाज शरीफ के दौर में चला, किसी और दौर में नहीं चला। और उसमें वो लाहौर की ऑरेंज ट्रेन हो, वो तवानाई के मंसूबे हों, बिजली के मंसूबे हों, वो इंडस्ट्रियल जोन्स हों, वो गवादर का पोर्ट हो, ये तमाम चीज़ें जो है मियाँ नवाज शरीफ के दौर में हुई और शहबाज शरीफ साहब उसमें उन्होंने भरपूर अपना किरदार अदा किया। तो इस CPEC को गेम चेंजर कहा जाता है पाकिस्तान के लिए। तो मैं समझता हूँ कि CPEC के तहत जो मंसूबे थे वो बिजली की तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे और इस दौरे से CPEC का एक नए फेज़ का आगाज़ होगा, एक नई जिद्दत आएगी, एक नई आप देखेंगे कि इसमें तवानाई आएगी। और जिन्होंने रोका वो ट्वीटें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने ट्वीट नहीं किया था। तो यही होता है कि जब आप CPEC को रोकते हैं और मुल्क में सरमायाकारी का रास्ता रोकते हैं तो फिर आप कहते हैं नहीं ट्वीट मेरी थी या नहीं थी मैं नहीं जानता। तो मैं ये समझता हूँ कि उस सियासी जमात का हमेशा ये वतीरा रहा है कि वो तजादात का मजमुआ है। कॉलो फेल के तजाद की अगर आपने एक प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन देखनी हो तो इससे बड़ी आपको नहीं मिलेगी, कि जहाँ पे हर की हुई बात पे मुकर जाने को
एक फ़खरिया पेशकश के तौर पे रखा जाता है। तो ट्वीट की नहीं की, आधी पार्टी कहती है हमने की, आधी पार्टी कहती है हमने नहीं की। तो मसला इनका अंदरूनी है और मैं इनको ये मशवरा दूंगा कि आपस में बैठ के इस मसले को हल कर लें। डोंट वॉश योर डर्टी लिनन इन पब्लिक। अब बेचारे शेर अफजल मरवत बहुत पॉपुलर हो गया था और आप यकीन माने देखें उसकी पॉपुलैरिटी है, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, लोग उसको सुनते हैं, उसकी एक पॉपुलैरिटी थी। अब वो खाइफ है उसकी पॉपुलैरिटी से, उसको साइडलाइन कर दिया। पार्टी के अंदर लड़ाई डली हुई है कि किस ग्रुप ने आगे आना है। अलीमा खान ग्रुप आगे आएगा, बुशरा बीबी ग्रुप आगे आएगा, वो भी एक प्रॉब्लम है। अब एक ग्रुप कहता है कि जी हम तो ये 1971 वाले बयानिए को ओन करते हैं, एक ग्रुप कहता है नहीं हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये चाहिए इनको कि ये अपना छोटा सा एक बना लें सिस्टम जहाँ पे ये आपस में ही तय कर लिया करें कि पार्टी ने क्या करना है क्या नहीं करना। मईशत टेक ऑफ कर रही है, ये इसमें हिस्सा डालना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम इनकी पार्लिमानी पार्टी आए उसमें हिस्सा डाले, वरना नहीं डालना चाहते तो ये मुल्क इंशाल्लाह ताला आगे निकलेगा। इदादोशुमार की चूंकि बात हो रही है जी, ये भी फरमा दीजिए, ये भी इदादोशुमार आए थे कि मुल्क में जो बैरूनी सरमायाकारी है वो मुल्क में 50 साल की सतह पे नीचे आ गई थी, कि सबसे कम तरीन सतह पे आ गई थी। जरा इसके ऊपर भी कमेंट। मैं समझता हूँ कि दूसरा भी ले लीजिए, अभी चूंकि आपने एक ट्वीट का भी जिक्र किया, ये फरमा दीजिए कि हुकूमत सरकारी सतह के ऊपर उस रिपोर्ट को पब्लिश क्यों नहीं कर देती। किस रिपोर्ट को? उसी हमूदुल इमान कमीशन रिपोर्ट को, जिसके हवाले से वो ट्वीट है कि 50 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, आज तक वो रिपोर्ट सामने नहीं आई। इसकी वजह से अवाम के अंदर बड़ी चहमगोइयाँ हो रही है कि असल रिपोर्ट है क्या। अगर वो रिपोर्ट सरकारी सतह के ऊपर अगर वो पब्लिश कर दी जाए तो मेरा ख्याल है बहुत सारी कन्फ्यूजन। आप दे दें दरख्वास्त, अगर आपने लेनी है आप कोर्ट में दरख्वास्त दे दें। हम तो देखें इस वक्त मईशत पे टोटल फोकस है और हम चाहते हैं कि ये मुल्क टेक ऑफ करे और ये मुल्क एशियन टाइगर बने और ये अपना खोया हुआ मकाम हासिल करे। और जो 1971 के हवाले से बयानिया बनाया जा रहा है, तो अपने आप को शेख मुजीब कह रहे हैं, ये भी बता दें मुफ्ती बाइनी कौन है, ये भी बता दें कि इसमें इंडिया का किरदार कौन अदा कर रहा है। देखिए तारीख को मसख नहीं आप कर सकते। आप इस मुल्क में पाकिस्तान खपे का भी नारा लगा है। इस मुल्क में मियाँ नवाज शरीफ ने बीवी को बिस्तरे मर्द पे छोड़ के आए, जेल गए, कभी मुल्क तोड़ने की बात नहीं की। ये पहली दफ़ा सुना है कि जी खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ठीक है जी, अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं तो चले जाएँ कहीं और। आपको अगर पाकिस्तान काबिल कबूल नहीं है तो बड़े मौके हैं, इमिग्रेशन बड़े मुल्कों की मिलती है, 100 बिस्मिल्लाह, आपको किसने रोका है। बट ये कह देना, देखें मैं एक सियासतदान हूँ, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, ना कोई सियासी पार्टी, ना कोई सियासी लीडर, ना कोई सियासी जमात, कोई पाकिस्तान से बड़ा नहीं। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, पाकिस्तान सबसे पहले है। आप कहेंगे खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो आपकी बात कोई नहीं मानेगा। आप 1971 को प्ले अप करेंगे, आधी जमात गुड कॉप खेलेगी, आधी बैड कॉप खेलेगी, सबको नजर आ रहा है आप क्या कर रहे हैं और आपकी क्या साजिश है इस मुल्क में, क्या जहन साजी कर रहे हैं, क्यों आपने 9 मई के हमले कराए थे। ये सारी बातें लोगों के सामने बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह यहाँ हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कोई ऐसी वो नहीं है। देखिए जो एक कंपैरिजन ड्रॉ किया गया इन्वेस्टमेंट के हवाले से, उसकी बेसलाइन ठीक नहीं थी। मैं ये समझता हूँ कि उस कंपैरिजन को ड्रॉ करना चाहिए था, कोई वेरिएबल रखते उसका। तो मैं तो जो इजाफा देख रहा हूँ, तजारती खसारा कम हो रहा है और वो कह रहे हैं कि जी इन्वेस्टमेंट भी कम हो रही है साथ, ये मुमकिन नहीं है। इन फिगर्स को वेरीफाई करना चाहिए और इसकी बेसलाइन और इसके वेरिएबल्स को भी देखना चाहिए कि वो किस चीज़ से इसको कंपेयर कर रहे हैं, एक एक करके कर रहे हैं।